आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है कि सोशियोलॉजी में कौन-कौन से पर्सपेक्टिव यूज़ होते हैं, सोसाइटी को हम किस तरह से देख सकते हैं। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि सोशियोलॉजी के 3 पर्सपेक्टिव्स होते हैं, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, सोशल कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच और थर्ड पे है सिंबॉलिक इंटरैक्शन अप्रोच। इसने मैक्रो और माइक्रो लेवल ओरिएंटेशन में डिफरेंस बताया कि जो मैक्रो लेवल ओरिएंटेशन होती है इसका मतलब है कि ये एक हम ब्रॉड फोकस अपने सोशल स्ट्रक्चर पे डालते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि सोसाइटी है वो हमें एज अ कलेक्टिव उसको हम देख सकते हैं। ब्रॉड ओरिएंटेशन ऐसे ही होती है, मैक्रो लेवल ओरिएंटेशन ऐसे ही होती है कि जैसे आप अगर लाहौर को देखना चाह रहे हो तो आप एरोप्लेन में बैठ के लाहौर को देखते हो। ये होगी मैक्रो लेवल ओरिएंटेशन कि आपको एरोप्लेन में बैठ के ऊपर से सारा लाहौर नज़र आ रहा होगा, लेकिन आप लाहौर में क्या देख सकते हो, आप बड़ी-बड़ी आपको बिल्डिंग्स नज़र आ सकती हैं, आपको ग्रीनरी नज़र आ सकती है, आपको एक-एक घर, एक-एक डोर नज़र नहीं आ सकता क्योंकि आप बहुत ऊपर से लाहौर को विज़िट कर रहे हो। उसी तरह अगर आप माइक्रो लेवल ओरिएंटेशन में देखोगे तो माइक्रो लेवल ओरिएंटेशन में आप किसी बाइक के थ्रू रोड पे सफ़र कर रहे हो और आप उस तरह लाहौर को विज़िट करोगे तो वो माइक्रो लेवल ओरिएंटेशन होगी। उसमें आप लाहौर की हर डोर को देख सकते हो, हर घर को देख सकते हो क्योंकि वो माइक्रो लेवल है। ये ऐसे ही है कि जैसे आप एरोप्लेन और बाइक की मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है कि आप एरोप्लेन से बैठ के लाहौर को देखोगे तो आपको बड़ी-बड़ी बिल्डिंग नज़र आएँगी, अगर आप बाइक पे सफ़र करोगे तो आपको हर एक छोटा-छोटा दरवाज़ा भी नज़र आएगा। जो हमारी मैक्रो लेवल ओरिएंटेशन होती है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच होती है और जो माइक्रो लेवल होती है इसमें हमारे पास सिंबॉलिक इंटरैक्शन अप्रोच होती है। मैक्रो लेवल में हमारे पास सोशल कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच भी होती है, यानी कि जो मैंने आपको 3 पैराडाइम्स बताए हैं उसमें 2 माइक्रो लेवल है जो ब्रॉड फोकस होता है जिनका, और एक माइक्रो लेवल है जिनका नैरो फोकस होता है। माइक्रो लेवल ओरिएंटेशन क्या होती है कि ये क्लोज फोकस होता है सोशल इंटरेक्शन पे, एक किसी खास सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल कि हम देखें कि किसी फ्यूनरल पे, किसी जनाजे पे दो लोग आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो स्पेसिफिक सिचुएशन होगी ना कि किसी की डेथ होगी। ऐसे ही किसी की शादी में देख लें तो दो लोग कैसे इंटरेक्ट करेंगे, वो बेसिकली खाने को डिस्कस करेंगे, खाना कैसा था, मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे, वेटर्स की परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे, तो उनकी वो स्पेसिफिक जो कन्वर्सेशन होगी वो हमारी सिंबॉलिक इंटरेक्शन के अंडर होगी। सबसे पहले स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम ये कहता है कि सोसाइटी एक पूरा ऑर्गेनिज्म है, जैसे इंसान की ह्यूमन बॉडी है ऐसे सोसाइटी है। अगर हमारे सर में या हमारे बाजू में दर्द हो तो हमारा सारा जिस्म बीमार हो जाता है, हम फील करते हैं कि हमारे सारे जिस्म में तकलीफ हो रही है। इसी तरह स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच भी यही होती है कि सोसाइटी के जो बेसिक 6 इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, हेल्थ, पॉलिटिक्स, ये जो मेजर इंस्टीट्यूशन है फैमिली के, अगर इनमें से किसी एक में कोई ख़राबी आ जाए तो बाकी सब पे भी उसका इन्फ्लुएंस होता है। तो जो स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच है ये एक मैक्रो लेवल ओरिएंटेशन है, ये ब्रॉड फोकस डालती है सोसाइटी पे। इसका जो मेन कंसर्न होता है वो सोसाइटी को एज अ होल देखती है। सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन अलग-अलग इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन पे फोकस नहीं करती बल्कि एज अ होल सोसाइटी पे फोकस करती है। ये सोसाइटी को एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम समझती है जिसके जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में मिलके काम करते हैं तो सोसाइटी चलती है और फिर सोसाइटी में स्टेबिलिटी और सॉलिडारिटी आती है। जैसे हमारा जिस्म है, अगर फॉर एग्जांपल हमने पानी पीना है, सबसे पहले तो हमारा जो गला है वो खुश्क होगा, हमें फ़ील होगा कि हमें पानी की ज़रूरत है। जब हम फ़ील करेंगे तो ये पैगाम, ये जो मैसेज होगा ये हमारे माइंड पे जाएगा कि हमें पानी पीने की ज़रूरत है। फिर दिमाग से आगे हमारा मैसेज है वो हमारे हाथ को कन्वर्ट होगा और फिर हमारे हाथ उठेंगे पानी का ग्लास पकड़ने के लिए। तो जैसे कोई भी प्रोसेस, कोई भी काम करने के लिए इंसान के बॉडी के पार्ट सारे आपस में मिलके काम करते हैं। इस तरह सोसाइटी के जो मेजर इंस्टीट्यूशंस ऑफ 6 इंस्टीट्यूशंस मैंने आपको बताए हैं, ये आपस में मिलके सोसाइटी को चलाते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम ये कहता है। इसके जो की एलिमेंट्स हैं वो ये है कि जो सोशल स्ट्रक्चर होता है वो किसी भी, आपका कोई भी स्टेबल पैटर्न होता है, कोई भी सोशल बिहेवियर होता है जो कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन में। जो सोशल फंक्शंस होते हैं
ये सोशल फंक्शन की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है कि ये किसी भी ऑपरेशन का रिजल्ट होते हैं जो कि सोसाइटी को एज अ होल देखते हैं, एज अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म देखते हैं, सोसाइटी के इंडिविजुअल पार्ट पे फोकस नहीं करते बल्कि एज अ होल फोकस करते हैं। फिर बताया गया कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम में कौन कौन से सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने काम किया। सबसे पहले अगस्त कॉम है जो सोशियोलॉजी के फाउंडर हैं, ये भी इनका ताल्लुक भी फंक्शनलिस्ट पैराडाइम से था। फिर इमाल्डर खाइम है, हर्बर्ट स्पेंसर है, रॉबर्ट के मर्टन है। अगस्त कॉम ने क्या काम किया था, इन्होंने सोशल इंटीग्रेशन पे काम किया था जबकि चेंज आ रहा था, जबकि फ्रेंच रेवोल्यूशन आ रहा था तो उन्होंने सोशल इंटीग्रेशन पे काम किया था। डरखाइम ने सोसाइटी को सोशियोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस करवाया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि जो सोसाइटी है वो ह्यूमन बॉडी की तरह है। जबकि रॉबर्ट के मर्टन है, इन्होंने दो तरह के फंक्शंस दिए थे, मैनिफेस्ट और लेटेंट। मैनिफेस्ट को उर्दू में हम कहेंगे कि ज़ाहरी, जो हमें आंखों से देख सकते हैं, और लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, किसी चीज़ के अंदर छुपा हुआ। मैनिफेस्ट फंक्शन वो होते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, जो इंटेंडेड फंक्शंस होते हैं, जो हमें नज़र आती हैं। फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सिटी किस चीज़ के लिए बनाई गई है, हायर एजुकेशन के लिए। यूनिवर्सिटी का ये जो पर्पज़ है, ये हमें सबको ज़ाहरी तौर पे नज़र आ रहा है कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स एजुकेशन हासिल करने के लिए आते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी का मैनिफेस्ट फंक्शन है। लेटेंट फंक्शन का मतलब होता है कि जो अनरिकॉग्नाइज्ड हों, जो किसी चीज़ के अंदर छुपे हुए हों। अब यूनिवर्सिटी सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं आती बल्कि यहाँ पे डिफरेंट रीजन से लोग आते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में को एजुकेशन है। तो जब आप एक ही क्लास में लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं तो आपस में दोस्ती हो जाती है, असाइनमेंट प्रेजेंटेशन एक साथ करते हैं, 4 साल एक साथ गुजारते हैं, तो फिर वो आपस में दोस्ती उनके रिलेशन की तरफ जाती है, में भी हो सकता है वो शादी की तरफ चले जाएं। तो यूनिवर्सिटी एज अ मैरिज ब्यूरो भी काम कर रही है, लेकिन मैरिज ब्यूरो कैसे काम कर रही है, एज अ लेटेंट फंक्शन के तौर पर। सोशल डाई फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो कि अनडिज़ायरेबल कंसिक्वेंसेस होते हैं, जो हम नहीं चाहते। फॉर एग्जांपल, अगर यूनिवर्सिटी की वजह से सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, सोसाइटी में झगड़े हो रहे हैं, सोसाइटी में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो ये हमने डिज़ायरेबल नहीं किया, ये हमारी डिज़ायर नहीं है कि यूनिवर्सिटी के ये कंसिक्वेंसेस होंगे। तो ये वो फंक्शंस होते हैं जो अनडिज़ायरेबल होते हैं। सोशल फंक्शन की आपको एग्जांपल दी हुई है, ये आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट सोशल कन्फ्लिक्ट पैराडाइम है, ये भी मैक्रो लेवल ओरिएंटेशन है। ये सोसाइटी को देख कहता है कि जो सोसाइटी है वो एक खेल का मैदान है जिसमें इनइक्वालिटी है, कन्फ्लिक्ट है और सोशल चेंज है। इनइक्वालिटी की वजह से हमारी सोसाइटी में चेंज आता है और कन्फ्लिक्ट आता है। इसके जो की एलिमेंट्स हैं वो यही हैं कि जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनाया गया है कि कुछ लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं जबकि कुछ लोगों को कम बेनिफिट मिलते हैं। कि जो सोसाइटी में दो तरह के लोग हैं, एक एलीट क्लास है और एक वर्किंग क्लास है। जो एलीट क्लास है उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है और जो वर्किंग क्लास है उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके। इसमें फैक्टर्स का बताया गया कि जैसे रेस रेस में अगर आप देखो तो काले और गोरे, जो अमेरिका में कंसेप्ट है, गोरों को ज़्यादा राइट्स मिलेंगे जबकि कालों को कम राइट्स मिलेंगे। नेक्स्ट सेक्स है कि मेल और फीमेल में अगर हम राइट्स को डिस्क्रिमिनेट करें कि मेल को ज़्यादा राइट्स मिलेंगे और फीमेल को कम। इसी तरह क्लास है, एज है, जो कि इनइक्वालिटी के साथ लिंक है। इसमें हमारा एक डोमिनेंट ग्रुप होता है, एक डिसएडवांटेज ग्रुप होता है। डोमिनेंट ग्रुप वो होता है जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, जिसको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे होते हैं, और डिसएडवांटेज ग्रुप वो होता है जिसके पास कम रिसोर्सेज होते हैं और जिसको कम एडवांटेजेस मिल रहे होते हैं। सोशल कन्फ्लिक्ट पैराडाइम में सबसे ज़्यादा कार्ल मार्क्स ने काम किया था। इन्होंने कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमिक्स में बताया था कि जो हमारी फैक्ट्री एरिया है उसमें एक दो क्लासेस हैं, एक एलीट क्लास है, उसने उसको बोर्जवास का नाम दिया था, और एक वर्किंग क्लास है, उसको उसने प्रोलिटेट्स का नाम दिया था। जो बोर्जवास हैं वो लोगों को पैसे कम देते हैं और लोगों से मेहनत ज़्यादा ले लेते हैं, और जो प्रोलिटेट्स हैं वो पढ़े लिखे कम हैं, उनके पास सिर्फ मेहनत ही है जो वो दे सकते हैं और उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो लोग जो कि एलीट क्लास है, जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं या जिनकी फैक्ट्रीज हैं।
नेक्स्ट डिबोइस का बताया जा रहा है कि डिबोइस ने रेस पे काम किया था। ये एक अमेरिकन ब्लैक सोशियोलॉजिस्ट था। इसने कहा था कि जो अमेरिका में ब्लैक लोग हैं उनको राइट्स कम दिए जाते हैं, हालांकि ये गलत बात है। राइट्स दोनों को आपस में इक्वल मिलने चाहिए। फेमिनिस्ट अप्रोच का बताया जा रहा है कि जेंडर कन्फ्लिक्ट अप्रोच में फेमिनिज्म का क्या काम है। फेमिनिज्म एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो फोकस करता है इनइक्वालिटी पे और कन्फ्लिक्ट पे बिटवीन मैन एंड वुमेन पे, कि क्यों मर्दों को ज़्यादा राइट दिए जा रहे हैं, औरतों को क्यों नहीं ज़्यादा राइट दिए जा रहे। ये फेमिनिज्म का मेन कंसर्न होता है। फेमिनिज्म एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जिसका जो मेन कंसर्न है कि औरत और मर्द को सोसाइटी में इक्वल राइट्स दिए जाएं। ये फेमिनिज्म के करीब है। इसमें हम इक्वालिटी को देखते हैं मैन और वुमेन के लिए। इसमें वुमेन की इम्पोर्टेंस को बताया जाता है कि जैसे यहाँ पे हैरिट मैरिटिनो का और जेन एडम्स का बताया गया। ये दोनों फीमेल सोशियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की बात की थी। मैरेंटिनो ने बताया था, मैरेंटिनो ने अगस्त कॉम के काम को एक तो ट्रांसलेट किया था और फर्दर इसने बताया था कि क्यों औरतों को ज़्यादा हकूक़ की ज़रूरत है। नेक्स्ट रेस कन्फ्लिक्ट अप्रोच है। रेस कन्फ्लिक्ट अप्रोच का मतलब है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है राइट की, उसमें हम रेस को ले आएँ। रेस का मतलब होता है हमारे जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, जो हमारी बायो होती है, हमारी फिजिकल अपीयरेंस होती है, उसमें डिफरेंस होता है। क्योंकि इस्लाम में किसी काले को किसी गोरे पे कोई सुपीरियरिटी नहीं है। इस्लाम में इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये ज़्यादातर अमेरिका का मेजर फिनोमिना है। वहाँ पे काले और गोरों के दरमियान में फ़र्क किया जाता है। जो गोरे वाइट लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा राइट्स मिलते हैं। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो फोकस करता है इनइक्वालिटी को और कन्फ्लिक्ट को, जो कि डिफरेंट रेसेस से और डिफरेंट एथनिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जो रेस होता है वो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होता है, जो एथनिक होता है वो हमारा कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। फिर बताया जा रहा है कि जो लोग पीपल ऑफ कलर इम्पोर्टेंट, कि आपको अपने राइट लेने के लिए आपका कलर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये डिबोइस ने कहा था। नेक्स्ट सिंबॉलिक इंटरेक्शन पैराडाइम है। ये आपका थर्ड पैराडाइम है। ये एक माइक्रो लेवल ओरिएंटेशन है। ये क्लोज फोकस होता है। जैसे हम किसी ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप की मदद से देखें, उसी तरह जो सोशल इंटरेक्शन पैराडाइम है वो भी सोसाइटी को इतना ही क्लोजली देखता है। इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो ये है कि ये क्लोज फोकस होता है सोशल इंटरेक्शन पे किसी ख़ास सिचुएशन में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर दो लोग शादी में जाएं तो उनके इंटरेक्शन पे फोकस किया जाएगा, कि वो ज़्यादातर खाने की बात करेंगे कि जो मैरिज सेरेमनी में खाना दिया गया उसकी क्वालिटी क्या है, कौन कौन सी डिशेस दी गई हैं, कौन कौन सी डिशेस मिसिंग है, मैनेजमेंट कैसी थी, इन्वायरमेंट कैसा था, कौन कौन सी अच्छी फैसिलिटीज़ दी गई थी और कैसे वहाँ के इंतज़ाम थे। ये सोसाइटी को एक प्रोडक्ट के तौर पे देखती है। ये कहते हैं कि सोशल इंटरेक्शन सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है। अगर दो लोग इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो सोसाइटी नहीं बन सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पेशेंट और डॉक्टर है। पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो अपने सिम्पटम्स बताता है कि मुझे ये फ़ील हो रहा है। फिर डॉक्टर को पता चलता है कि ये बीमारी है और वो मेडिसिन रिकमेंड करता है। अगर पेशेंट डॉक्टर को बताएगा ही नहीं और डॉक्टर उससे सवाल जवाब ही नहीं करेगा, तो ये सोसाइटी में वो कह रहा है कि एक स्पेस आ जाएगी। ना तो डॉक्टर को समझ आएगी कि उसको क्या बीमारी है पेशेंट को, ना ही पेशेंट को पता चलेगा कि डॉक्टर ने मुझे क्या दवाई दी और इसका मुझ पे क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। इसी तरह एक टीचर और स्टूडेंट है। जब आप क्लास में बैठते हैं तो टीचर आपको सारा डिस्कस करने के बाद टॉपिक आपसे पूछता है कि क्या आपको कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ में नहीं आए। आप टीचर से क्वेश्चंस पूछते हैं, टीचर आंसर्स देते हैं। तो जब तक आंसर और क्वेश्चंस नहीं होंगे तब तक आपकी क्लास का जो असल पर्पज़ है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो इसी तरह जो सोशल इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव है वो यही कहते हैं कि सोसाइटी कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंटरेक्शन का नाम है। ये किसी भी तरह के दो लोगों में इंटरेक्शन होता है, तीन लोगों के इंटरेक्शन में या ज़्यादा लोगों में इंटरेक्शन होता है। इसमें बताया गया कि सोसाइटी कुछ भी नहीं है, इसकी सिर्फ रियलिटी ये है कि लोग जो रियलिटी है लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। अच्छा, रियलिटी दो किस्म की होती है, एक सब्जेक्टिव रियलिटी होती है, एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है। सब्जेक्टिव रियलिटी हर इंसान की पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है
वो सेम होती है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के पर्पस को फुलफिल करती है। ये हमारी ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, इस पे हर कोई बिलीव करेगा, हर कोई कन्विंस करेगा कि जो यूनिवर्सिटी का मेन पर्पस है हायर एजुकेशन देना। लेकिन अब यूनिवर्सिटी अच्छी है या बुरी है, ये आपकी सब्जेक्टिव रियलिटी होगी। कुछ लोगों के लिए यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी होगी, कुछ लोगों के लिए यूनिवर्सिटी बहुत बुरी होगी। ये हमारी सब्जेक्टिव रियलिटी होगी। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि जो सोसाइटी है वो कम्प्लेक्स है। वो बहुत कम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो मिलके, जो इंटरेक्शन है वो मिलके हमारी सोसाइटी बनाता है। तो जब ह्यूमन बिहेवियर एक कम्प्लेक्स है तो सोसाइटी भी कम्प्लेक्स ही होगी। सोसाइटी हर वक्त चेंज होती रहती है और हर इंसान के अपने सब्जेक्टिव मीनिंग्स होते हैं। ये आपका सोशल इंटरेक्शन पैराडाइम है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि किस किस सोशियोलॉजिस्ट ने सोशल इंटरेक्शन पैराडाइम में काम किया है। सबसे पहले मैक्स वेबर का बताया जा रहा है कि इन्होंने अंडरस्टैंड किया था उन सेटिंग्स को जहाँ पे लोग जिनमें रह रहे थे। नेक्स्ट जॉर्ज हर्बर्ट मीड का बताया जा रहा है, इन्होंने काम किया था कि हम पर्सनैलिटीज़ कैसे अपने सोशल एक्सपीरियंस से बिल्ड कर सकते हैं। गोफमैन का बताया जा रहा है, ये डर्माटोलॉजिकल एनालिसिस पे इसने काम किया था। जॉर्ज होमेंस और पीटर ब्लू ने सोशल एक्सचेंज एनालिसिस पे काम किया था। ये सारी थेरीज़ हैं, इसलिए ये आपका कोई थेरी का सब्जेक्ट नहीं है, आपका इंट्रोडक्शन है सोशियोलॉजी के लिए। जब आप थेरी का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ये आपको फर्दर ये थेरीज़ बयान की जाएंगी। आपने सिर्फ इन राइटर्स के नाम याद कर रहे हैं कि कौन से सोशियोलॉजिस्ट का किस पैराडाइम से ताल्लुक था। क्रिटिकल इवैल्यूएशन की टेक की गई है तीनों जो हमारे पैराडाइम है उन पे। जो सबसे पहले वाला स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम है उस पर यह क्रिटिक है कि ये बहुत ब्रॉड फोकस करता है। इसने इग्नोर कर दिया सोसाइटीज़ में इनइक्वालिटीज़ को। इसने रेस और जेंडर पे बात नहीं की, इसने स्टेबिलिटी पे ज़्यादा बात कर दिया है, जबकि कन्फ्लिक्ट पे बात की ही नहीं है। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट अप्रोच। कन्फ्लिक्ट अप्रोच पे क्रिटिक ये है कि ये ब्रॉड फोकस है, इसने इग्नोर कर दिया हमारी वैल्यूज़ को, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस को, यूनिटी को, सोसाइटी को, और जो इसकी जो पॉलिटिकल गोल्स होती हैं सोसाइटी की, इन सब को इसने इग्नोर कर दिया। सिर्फ इनइक्वालिटी की बात की है कि हर सोसाइटी में हर जगह इनइक्वालिटी है। नेक्स्ट सिंबॉलिक इंटरेक्शन है। इस पे क्रिटिक किया है कि इसने इग्नोर कर दिया लार्ज सोशल स्ट्रक्चर को। इनका जो मेन जो कंसर्न है, जो मेन फोकस है वो कल्चर पे है, फैक्टर्स पे है, जैसा कि क्लास, जेंडर और रेस। जो बेटा स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है उसका जो मेन फोकस है वो सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस पे है, सोसाइटी को एज अ होल लेता है। जबकि जो कन्फ्लिक्ट है इसका जो मेजर फोकस है वो इनइक्वालिटी पे है, और जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन है इसका जो मेजर फोकस है वो इंटरेक्शन पे है। नेक्स्ट ये आपको तीनों जो आपके पैराडाइम्स हैं इनको सम अप करके दिखाया गया है कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है वो माइक्रो है, सोशल कन्फ्लिक्ट भी माइक्रो है, और जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन है वो माइक्रो है। फिर बताया गया कि ये सोसाइटी को कैसे देखते हैं, उन तीनों पर्सपेक्टिव में सोसाइटी को एलेबोरेट किया गया। और फिर क्वेश्चन बताया गया कि कौन कौन से क्वेश्चन इन पर्सपेक्टिव से रेज होते हैं, वो भी एक दूसरे से डिफरेंट है। ये आपका आज का लेक्चर था। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी समझ ना आई हो अहमद, तो आप इस पे हम कल वाली क्लास में मुझसे पूछ सकेंगे फर्दर। अब ये आपका जो फर्स्ट वाला चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कल्चर वाला चैप्टर। अहमद आपकी कुछ बेटा रह गया, कुछ समझ में ना आया हो? जी जी, चलें ठीक है, मैं लिंक सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच बेटा। ये लास्ट पे आपकी 2 स्लाइड्स रह गई हैं, इसमें उसने बताया गया कि स्पोर्ट्स को हम तीनों पर्सपेक्टिव में कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले फंक्शनल पर्सपेक्टिव में बताया जा रहा है कि अगर हम स्पोर्ट्स को देखें
तो स्पोर्ट्स का जो मेजर फंक्शन वो ये होगा कि जब क्रिकेट की फॉर एग्जांपल क्रिकेट की एग्जांपल ले लेते हैं कि जब 11 खिलाड़ी आपस में खेलते हैं तो वो एज अ होल खेलते हैं, वो इंडिविजुअल अपने रन स्कोर नहीं करते बल्कि टीम के स्कोर की तरफ जाते हैं, वो टीम को जिताने की कोशिश करते हैं, इंडिविजुअल अपने आप को जिताने की कोशिश नहीं करता। स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच डायरेक्ट करती है हमारे इंटेंशन को उन वेज की तरफ जिसमें स्पोर्ट्स हमारी हेल्प करता है ताकि सोसाइटी ऑपरेट कर सके। अब आप देखें क्रिकेट में 11 लोग होते हैं, उसमें एक एक्स्ट्रा प्लेयर भी होता है, उसमें कोचेस भी होते हैं, उसमें बहुत से और लोग भी होते हैं। तो जब वो आपस में मिलके एक क्रिकेट के टीम के तौर पे काम कर रहे होते हैं तो उनकी सैलरीज उनको मिलती हैं, उनके इकोनॉमिकल जो परस्यूट्स होते हैं वो उनके साथ अटैच होते हैं। तो वो यही कह रहा है कि स्पोर्ट्स सोसाइटी को एज अ होल फंक्शन करने के लिए हेल्प करता है। स्पोर्ट्स को फिर बताया गया है फंक्शनल और डायफंक्शनल कंसिक्वेंसेस स्पोर्ट्स के बताए गए हैं कि स्पोर्ट्स फॉर एग्जांपल फंक्शनल ऐसे होगा कि 11 खिलाड़ी आपस में मिलकर टीम को जिताने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वही 11 खिलाड़ी उनमें कन्फ्लिक्ट आ गया, उनमें किसी बात पे झगड़ा हो गया, फॉर एग्जांपल वो इस बात पे लड़ रहे हैं कि मैन ऑफ द मैच मैं होऊंगा या मैन ऑफ द मैच मैं होऊंगा, तो वो अपनी इंडिविजुअल स्कोर करने की कोशिश करेंगे, वो टीम की तरफ बारे में नहीं सोचेंगे। ये हमारा डायफंक्शनल पर्सपेक्टिव होगा। नेक्स्ट स्पोर्ट को कन्फ्लिक्ट के तौर पे बताया जा रहा है। फॉर एग्जांपल के जो स्पोर्ट्स है वो एलीट क्लास के लोगों के जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ का पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज है एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के लिए जो सोसाइटी की मीडियोकर क्लास होती है, जिसमें स्पोर्ट्स का जो पर्सपेक्टिव है, जो स्पोर्ट का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल चेंज है। सोशल कन्फ्लिक्ट पॉइंट आउट करती है कि जो गेम्स हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं हमारी सोसाइटी की स्टैंडिंग्स को, कि कौन अपर क्लास है कौन मिडिल क्लास है। अब जो देखो मिडिल क्लास लोग हैं वो आपने कम ही सुना होगा कि वो पोलो खेलते होंगे, क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव गेम है। ये ज़्यादातर वो लोग खेलते हैं जिनके पास रिसोर्सेज और जिनके पास इकोनॉमिकल, जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं। स्पोर्ट्स हैव बीन ओरिएंटेड मोस्टली टुवर्ड्स मेल। स्पोर्ट्स में ज़्यादातर मेल को प्रेफर किया जाता है। ज़्यादातर ये कंसेप्ट सोसाइटी में फॉल करता है कि जो मेल है, जहाँ पे भी स्पोर्ट्स का नाम आएगा इसका मतलब है कि उसके साथ मेल अटैच है, वुमेन का नाम कम इसके साथ आता है। बिग लीग हो गया, उनमें स्पोर्ट्स उनमें एक्सक्लूड कर देती है उन लोगों को जो ब्लैक लोग होते हैं। ये अमेरिका का फिनोमिना बताया जा रहा है कि अमेरिका की अगर कोई भी टीम है, क्रिकेट टीम है या कोई भी टीम है नेशनल लेवल पे, उसमें कोई भी आपको ब्लैक नज़र नहीं आएगा। बेसिकली वो ब्लैक लोगों को इतने राइट्स देते ही नहीं है कि वो उनके नेशनल टीम का पार्ट बन सकें। नेक्स्ट फिर स्पोर्ट को बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट में जो स्पोर्ट्स है वो इनइक्वालिटीज़ को शो करती है जेंडर की बेस पे, रेस की बेस पे और इकोनॉमिक पावर की बेस पे। नेक्स्ट आपको ये जो आपको चार्ट नज़र आ रहा है इसमें भी आपको यही बताया जा रहा है कि ये जो पर्पल कलर है ये वाइट प्लेयर्स हैं, और जो आपको डार्क सा कलर नज़र आ रहा है ये अफ्रीकन अमेरिकन प्लेयर्स हैं। बेसिकली ये वो लोग हैं जिनके पास ज़्यादा राइट्स हैं। अब ऑफेंसेस में देखें, ऑफेंस में ज़्यादा आपको पर्पल कलर नज़र आ रहा है, जबकि डिफेंस में आपको ज़्यादातर कलर डार्क ब्राउन सा नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो वाइट लोग हैं उनके पास ज़्यादा राइट्स हैं, उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो स्पोर्ट्स में अपने आप को, अपना जो टैलेंट है वो स्पोर्ट्स की फील्ड में शो कर सकते हैं। फिर स्पोर्ट्स को इंटरेक्शन के तौर पे बताया जा रहा है कि जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन अप्रोच है वो ये कहती है कि जो स्पोर्ट्स है वो एक सिस्टम है जिसमें एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। जब दो प्लेयर्स आपस में बैटिंग कर रहे होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अपने अटेंशंस बताते हैं कि अब मैं सिंगल लूँगा, अब मैं डबल लूँगा या अब मैं 6 रन करूँगा। तो वो यही बता रहा है कि जो स्पोर्ट्स है वो इंटरेक्शन के अलावा कुछ भी नहीं है। टीम आपस में जीतने की कोशिश करती है, इसका मतलब है कि वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। फिर बाद में ये तीनों अप्रोचेस को यूज़ करके बताया गया है स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, सोशल कन्फ्लिक्ट और सिंबॉलिक इंटरेक्शन, कि ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव में स्पोर्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं, और इनमें से कोई भी एक दूसरे के मुकाबले में करेक्ट नहीं है, ना तो कोई करेक्ट है और ना ही कोई इनकरेक्ट है। सिर्फ इसमें इनके पर्सपेक्टिव को यूज़ करके स्पोर्ट्स को बताया गया कि स्पोर्ट्स क्या है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अब अपना सेकंड चैप्टर कल्चर स्टार्ट करेंगे।